गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजना सिंह, संकाय सदस्य गुमला। आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 6 नागरिक शास्त्र, जिसका शीर्षक है सामाजिक भेदभाव, जिसमें हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। समाज के लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि कृषि कार्य, मछली पकड़ना, पढ़ाना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, कपड़ा सिलना इत्यादि। ये सभी कार्य लोगों की आजीविका के साधन होते हैं। आजीविका मतलब जिनसे जिनकी रोजी रोटी चलती है। समाज के लोग इन कार्यों को समान महत्व का नहीं समझते हैं। कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाना आदि को कम महत्व का समझा जाता है। आप जानते होंगे कि इस तरह के कार्य करने वालों को समाज में बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जाता है, निम्न दर्जे का समझा जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें आज बहुत सकारात्मक बदलाव आया, पर पहले ऐसी सोच ज़्यादा थी। अब इसमें काफ़ी बदलाव आया है शिक्षा के कारण। प्राचीन काल में जाति व्यवस्था अत्यधिक दृढ़ थी। जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। लोग अपनी जाति के व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य होते थे और उन्हें निम्न समझे जाने वाले कार्य दिए जाते थे, जो कि सामाजिक स्थिति और भी बदतर थी। ऐसे लोगों को अछूत भी कहा जाता था। अछूतों को उनके सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा था। उदाहरण के लिए वे स्कूलों में अन्य जाति के बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते थे। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था, मतलब उनको रोक थी। सार्वजनिक कुओं से पानी लेना भी उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन वर्तमान समय भी हमारे समाज में विभिन्न जातियां रहती हैं। कोई व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, विभिन्न व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना सकता है। अब जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में बहुत कमी आई, मतलब हमारे समाज में बहुत बदलाव हुआ है और बहुत ही सकारात्मक बदलाव हुआ है, जो कि हमारे समाज की एकता के लिए बहुत अनिवार्य है। नहीं तो इस तरह के भेदभाव के कारण हम बिल्कुल बिखर जाएंगे। हमारे देश के एक बड़े नेता, जिनके बारे में आप जानते होंगे, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दलित नेता के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें भी जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ा था, जो कि आगे चल के हमारे संविधान निर्माता बने। जब वे 9 वर्ष के थे तो एक दिन उन्हें अपने पिता से मिलने कोरेगांव, महाराष्ट्र का एक स्थान है, वहाँ जाना था। लेकिन वे नहीं जानते थे कोरेगांव कैसे जाना है। अतः वे एक स्टेशन पर अपने पिता या नौकर का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया था। वहाँ का स्टेशन मास्टर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसे भीमराव अंबेडकर की जाति का पता चला तो उसके चेहरे पर घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पे पुराने ज़माने में ये सब भेदभाव था। वहाँ पर मौजूद कुछ अन्य लोगों को भी अंबेडकर की जाति का पता चल चुका था। कोई भी व्यक्ति उनकी मदद को तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उन्हें बड़ा असहज महसूस हुआ। ये किसी को भी असहज महसूस होने के लिए काफ़ी है इस तरह का बर्ताव। अब हम अगले पेज में देखेंगे कि एक बच्ची है जो कि दिव्यांग दिख रही है। वो बोलती है कि मैं नहीं चल सकती, मुझे लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या मैं अजीब दिखती हूँ? तो आप भी कभी महसूस करते होंगे कि जब विकलांग लोग व्हील चेयर पे चलते हैं या बैसाखी के सहारे चलते हैं तो उन्हें बहुत लोग ध्यान से देखते हैं, जिससे वो लोग असहज महसूस करते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पापा कहते हैं अंधे बच्चे पढ़ नहीं सकते। क्या मैं पढ़ नहीं पाऊँगी? तो ये बच्ची अंधी है, तो इसके पापा बोल रहे हैं कि तुम पढ़ नहीं सकती। तो आप जानते हैं कि अब अभी के समय में अंधे बच्चों की भी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। अब ऐसा कुछ इसमें अजीब बात नहीं है। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं शरीर के साथ साथ दिमाग से भी कमज़ोर हूँ? और यह बच्चों या कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है, शरीर से कमज़ोर है, वो दिमाग से भी कमज़ोर हो। और जिन लोगों के पास कोई कमी होती है, उनको ईश्वर जरूर कोई ना कोई विशेष गुण देते हैं, जिससे वो अपनी हीन भावना से बाहर आ सके। एक से एक उदाहरण है जो कि मतलब अपनी हीन भावना या अपनी दिव्यांगता को मतलब कमज़ोरी ना समझ के उसको मजबूती के रूप में सामने लाए हैं। तो अब आगे हम देखते हैं। तो भेदभाव को रोका जा सकता है जब हर कार्य को एक समान महत्व का समझा जाए। पिछले पृष्ठ के चित्रों को ध्यान से देखे होंगे आपने। इन चित्रों में कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जिनकी शारीरिक बनावट हमसे भिन्न है। इन्हें विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग कहा जाता है। तो दिव्यांग किनको कहा जाता है? जिनको कुछ विशेष आवश्यकता होती है। ये दया के पात्र नहीं है। इन्हें भी समाज में यह अधिकार चाहिए जिसके वे हकदार हैं। हमें इनके प्रति सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए, दया नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि इनकी मदद करनी चाहिए। प्रेरणा स्रोत हमारे सामने ईरा सिंघल की फ़ोटो है। ये तस्वीर ईरा सिंघल की है।
इरा सिंघल वर्ष 2014 की यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी हैं। आप जानते होंगे कि हमारे देश का सबसे बड़ी परीक्षा है और सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। ये सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती है, जिसमें इरा सिंघल ने 2014 की यूपीएससी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने इस सफलता को चौथे प्रयास में प्राप्त किया। ये स्कोलियोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित है तथा बाजुओं की गति सही नहीं है। मतलब इनके रीढ़ की हड्डी भी सही नहीं है, बाजुओं की गति भी सही नहीं। इस मुकाम को हासिल करने वाली वह पहली दिव्यांग है। सन 2010 में भारतीय राजस्व सेवा की परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक अक्षमता के कारण इन्हें अधिकारियों ने पद देने से मना कर दिया था और उन्होंने हार नहीं मारी और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला रखा, जिसके परिणाम स्वरूप 4 साल बाद इरा के पक्ष में निर्णय दिया गया। वे कई निजी कंपनियों में उच्च पद को सुशोभित कर चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का भेदभाव हमारे समाज में होता है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं, वो इस बाधा को पार कर लेते हैं और कोर्ट और न्यायालय भी इनके साथ होती है और उन्होंने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और अंततः उन्होंने सफलता हासिल की और उन्हें पद मिला और सरकारी कंपनियों में भी उच्च पदों को उन्होंने सुशोभित किया। अब आगे यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, शायद आप पहचानते होंगे। पहला चित्र है स्वामी दयानंद सरस्वती का, दूसरा चित्र है ज्योतिराव फुले का, तीसरा चित्र है राजा राम मोहन राय का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जबकि ज्योतिराव फुले भी समाज सेवक थे। राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए थे। मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर काफ़ी संघर्ष किया। महिलाओं ने अपने लिए पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार की मांग की, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। किसानों और जनजातियों ने जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। ये जमींदार उनका कई तरह से शोषण करते थे। उनके इस संघर्ष को हमारे विभिन्न समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, ज्योतिराव फुले जैसे विचारकों ने काफ़ी बल दिया। और इस चित्र में आप देख सकते हैं अपने अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन, कैसे महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो हमारे कई नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी समाज में होने वाले भेदभाव इसके खिलाफ लोगों के द्वारा किए गए संघर्ष को महत्व देते थे और उससे परिचित थे। अतः हमारे संविधान में समाज में समानता लाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए अनेक प्रावधान मतलब नियम बनाए गए हैं। भारत का हर नागरिक कानून की नज़र में समान है। आप जानते हैं, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत अपराध है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे संविधान सभा के कुछ सदस्य दिखाई दे रहे हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो कोई भी परीक्षा भर सकता है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी परीक्षा दे सकता है, किसी भी जगह ज़मीन ले सकता है, कि कहीं भी सबके साथ यात्रा कर सकता है। इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अपने रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, अपने पसंद के विद्यालय में पढ़ाई कर सकता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य की नज़र में सारे धर्म समान हैं। यहाँ के लोगों को अपनी पसंद के धर्म मानने की आज़ादी है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता हमारी एकता का महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न धार्मिक उत्सवों में हम सभी इकट्ठा होते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। सभी लोगों को अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार है। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर प्राप्त हैं, लेकिन संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार महिलाओं और पिछड़े हुए समुदायों के लिए विशेष कदम उठा सकती है। वर्तमान में निम्नलिखित वर्ग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं: महिलाएं एवं बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग। सरकार का यह कर्तव्य है कि कमजोर और पिछड़े लोगों को सामाजिक भेदभाव से न्याय दिलाने का कार्य करे, न्याय दिलाए। हम विभिन्न भाषाओं को सीखने एवं बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है। अतः हर भारतीय के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ हमें पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िवादिता को खत्म करना होगा, ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे, मतलब लोगों में आपस में प्यार बना रहे, भाईचारा बना रहे।
अब कुछ जानने योग्य शब्द हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा प्रचलित हैं। तो भेदभाव को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। समुदाय मतलब कम्युनिटी, ये भी शब्द हिंदी में बहुत प्रचलित है। पूर्वाग्रह को प्रिजुडिस बोलते हैं, मतलब पहले ही से न्याय कर लेना कि नहीं फलाना जाति का व्यक्ति ऐसा होता है वैसा होता है, ये क्या है? प्रिजुडिस है। संघर्ष मतलब स्ट्रगल हम बोलते हैं। जाति को कास्ट बोलते हैं। रूढ़िवादी मतलब ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, माने समानता मतलब इक्वलिटी। तो आइए हम जानते हैं। लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव क्या उत्पन्न करता है? असमानता उत्पन्न करता है। किसी को कंजूस मानना क्या है? ये पूर्वाग्रह है। हम लोगों के विशिष्ट गुणों को देखने से रोकता है, मतलब पूर्वाग्रह जो है लोगों के विशिष्ट गुणों को देखने से रोकता है। भारत में सभी व्यक्ति को समान अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ गया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर चैनल पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।